प्रेम सर, वी आर लाइव। वैसे सर हम फिजिकली ज्यादा मिलते हैं, ऑनलाइन हम बहुत कम मीटिंग ऐसे करते हैं। हाँ जी। बट सर ये पता है मुझे क्यों लगा कि आपसे ऑनलाइन इस बारे में बात करनी चाहिए, तो मैं आपका 2-3 दिन पहले एक स्टेटस देखा मैंने व्हाट्सएप पे। जी, तो क्या क्या? उसमें आपने एक व्हाट्सएप स्टेटस देखा था मैंने आपका। तो उसमें आपने लिखा हुआ था कि शी सेज कि बेबी आई कैन फिक्स एनीथिंग, एंड जो उसका दूसरा पार्टनर था वो कहता है कि बट आई एम द मिडिल ईस्ट। आई एम मिडिल ईस्ट। आई कैन नॉट बी आई एम फिक्स्ड। मिडिल ईस्ट। तो मुझे लगा कि सर से मिडिल ईस्ट पे थोड़ा सा बात करते हैं। सर ये हालांकि हम थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन अभी भी ये इशू इवॉल्विंग ही है, चल ही रहा है। तो ना ना, कुछ लेट मेरे नहीं को है। ना, ये लड़ाई चलेगी हाँ, सर। ये ये लंबी एवरग्रीन चलने वाली टॉपिक है। है। अच्छा, तो सर मुझे ना पहले तो सबसे पहले ये बताइए सर, ये मिडिल ईस्ट है क्या? मतलब जो हम मिडिल ईस्ट कहते हैं ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली बताइए। ग्रुप है सर कंट्रीज का। 12 से जी। ज्यादा देश हैं यहाँ पर, और मिडिल ईस्ट हम्म। अमेरिकन टर्म है। और हम्म। इंडियन टर्म तो वेस्ट एशिया है। हमारे प्रोफेसर, हमारे एकेडमिक्स वेस्ट एशिया कहना प्रेफर करते हैं। हमारे लिए तो वो वेस्ट एशिया है ना। हम्म। अमेरिकन टर्म है मिडिल ईस्ट, तो ठीक है, वो नोमेनक्लेचर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। तो हम्म। जब समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कह सकते हैं, तो वेस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट भी कह ही सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। तो तो सर ये जियो पॉलिटिकली जो एरिया है वो, मतलब उसको जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाइए। जैसे ज्योग्राफी वाइज हम समझ गए मिडिल ईस्ट है वेस्ट के लिए, और हमारे लिए तो वेस्ट एशिया है। जियो पॉलिटिकली इस रीजन का थोड़ा सा वो बताइए। जियो पॉलिटिकली स्पीकिंग, यहाँ जो कंट्रीज हैं वो, मतलब गल्फ की जो अरब कंट्रीज हैं, वो हम्म। मोस्टली मोनार्कीज हैं। और हम्म। सब इस्लाम के ही फॉलोवर हैं, लेकिन सुन्नी ब्रांच ऑफ इस्लाम को फॉलो करती हैं हम्म। जितनी अरब कंट्रीज हैं। और ये सब अमेरिका के, आईआर में सर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, वसाल स्टेट या सैटेलाइट स्टेट। जैसे हम्म। सैटेलाइट प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है ना, वैसे ही हम्म। सैटेलाइट स्टेट्स मेन कंट्री के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो सुन्नी अरब मोनार्क्स आर सैटेलाइट स्टेट ऑफ यूएसए। यूएसए ही डिसाइड हम्म। करता है कि ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। तो हम्म। ये जितनी अरब कंट्रीज हैं वो अमेरिकन अलाइज हैं। और अमेरिका का एक और अलाई है इस रीजन में, इसराइल। हम्म। तो दोनों अरब और इसराइल अमेरिका के वसाल या सैटेलाइट स्टेट में आते हैं। हम्म। और इसके साथ एक देश है ईरान। कह सकते हो कि वेस्ट एशिया वहां पे खत्म होता है, साउथ एशिया वहां से शुरू हो जाता है। इट्स एट द ब्रिंक ऑफ द एंड ऑफ वेस्ट एशिया एंड द स्टार्ट ऑफ साउथ एशिया। ईरान के साथ यस। पाकिस्तान, फिर इंडिया, अफगानिस्तान सब शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो हम्म। ईरान भी अमेरिकन अलाई ही था। ये बात थोड़ी हम्म। स्ट्रेंज लगे लोगों को, लेकिन 1979 के पहले तक ईरान अमेरिकन और इसराइल का अलाई था। इनफैक्ट एक गैस पाइपलाइन जाती थी इसराइल और ईरान के बीच में, 2000 किलोमीटर की दूरी है ईरान और इसराइल की। तो गैस हम्म। ईरान उनको सपोर्ट करता था, उनको बेचता था। बट हम्म। 79 में यहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है। हम्म। रूहोल्लाह अयतुल्लाह khomeini आते हैं। हम्म। उनके दादाजी बाराबंकी लखनऊ के पास के थे। अंग्रेजों के जमाने हम्म। में वहां चले गए ईरान, और उन्हीं के जो पोते हैं वो ओरिजिनल सुप्रीम लीडर थे 1979, रूहोल्लाह अयतुल्लाह khomeini। और रातों रात ईरान अमेरिका का एनिमी बन जाता है। तो तीन मेन शक्तियां हैं इस रीजन में। एक है अरब्स, जिनको हेड करता है सऊदी अरेबिया। जितनी अरब हम्म। कंट्रीज हैं वो सऊदी अरेबिया को ही अपना सिरमौर मानती हैं। दे आर दी कस्टोडियंस ऑफ मक्का एंड मदीना। सेकेंड हम्म। इसराइल है, जो इस पूरे एरिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, नो डाउट अबाउट दैट। हम्म। और हम्म। तीसरी जो रीजनल पावर है, तीसरा जो है वो ईरान है। तो ये तीन धुरियां हैं, तीन पिलर्स हैं वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट के सर। ठीक है, तो ये जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समझाया। सर एक चीज जो है ना, बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि जब टॉक्स चल रही थी ईरान के साथ, तो ऑल ऑफ सडन ये अटैक क्यों हुआ? तो पहले तो मुझे बताइए, क्या ये सच में ऑल ऑफ सडन है, या नहीं फिर ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है लंबे टाइम से और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? नहीं, आप दूसरी बात जो आपने बोली वो बिल्कुल सही है कि ये ऑल ऑफ अ सडन तो कुछ भी नहीं हुआ है। दिस वाज हम्म। सिमरिंग सिंस 2018 सर। 2018 से चल रहा है। हाँ, 18 से ये चल रहा है। लेकिन सर एक चीज और भी है इसमें, मेरे को वो चीज को भी आप समझाना कि पिछले साल भी टॉक्स चल रही थी, पिछले साल भी ऑलमोस्ट, मतलब ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करने का दावा कर रहे थे ट्रम्प, और फिर इनके बीच में टसल चल ही रही थी। उसके बाद फिर लग रहा था कि टॉक्स चल रही हैं, और अब लग रहा था कि शायद ऐसा ना हो, वापस से अटैक ना हो, लेकिन ऑल ऑफ सडन कंपनी को जो है साइलेंट कर दिया जाता है।
तो इस सारे चीजों को थोड़ा सा समझाइए कि कैसे ये स्ट्रेटजी और क्यों किया गया है ये भी हमें बताइए। यूएस और इसराइल को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रहा है ईरान से। ईरान के अगर आप मैंने कहा ना 79 में रुहोला अयतोल्ला यूएस को खमेनी। भी, हाँ यूएस को भी। जी बिल्कुल। अच्छा। तो ये जब रुहोला अयतोल्ला खमेनी 79 में आए थे सुप्रीम लीडर, जो पहले हम्म। सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, और हम्म। 89 में उनकी डेथ हो गई। हम्म। उसके बाद अगले सुप्रीम लीडर आते हैं अली खमैनी, जो जिनकी अभी हम्म। डेथ हुई है। हम्म। प्रीवियस वन वाज खुमैनी, द करंट वन वाज खमैनी। तो हम्म। अली खमैनी 89 से 2026 तक सुप्रीम लीडर रहे, जब तक उनको यूएस ने असैसिनेट नहीं किया। तो क्या हम्म। था इनका कि ये हमेशा कहते थे कि इस पूरे रीजन में जो इसराइल है उसको हम्म। नहीं होना चाहिए। ईरान में इसराइल कहते भी नहीं है, वो इन्हें जायनिस्ट स्टेट कहते हैं, इसराइल का नाम तक नहीं लेते हैं। तो दे सी जाने। इसराइल एज एन अनवांटेड एंटिटी इन वेस्ट एशिया। ईरान शिया इस्लाम को फॉलो करता है। दुनिया में तीन चार देश ही शिया मेजोरिटी हैं। 89% दुनिया के जो मुसलमान हैं वो सुन्नी हैं। तो शिया हम्म। केवल ईरान, इराक, यमन और अजरबैजान में मेजोरिटी में है। तो ईरान ये भी चाहता है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका उसकी लीडरशिप मेरे पास आए। वो हम्म। लीडरशिप अभी सऊदी अरेबिया के पास है। तो जब वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, जब वो इसराइल के अगेंस्ट जाता है, तो वो देखता है कि दिस विल रेजोनेट विथ एन एवरेज अरब। अरब्स का हम्म। सपोर्ट ईरान को मिलने लग जाएगा। तो इसलिए भी इस चीज हम्म। को वो करता है। और 79 से ईरान पर कई सारे सैंक्शंस डाल दिए गए थे, यूएस ने डाले थे। ईरान की सड़कों पे ये नारे लगते हैं, डेथ टू इसराइल, डेथ टू यूएसए, कर्स टू द जूस। तो ये एक फीलिंग रही है उनके अंदर। काफी सारे हम्म। सैंक्शंस लगे थे, और इस बीच ये खबर उठती है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है। अगर वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट 90% तक ले जाएंगे तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकेंगे, अगर यूरेनियम को 90% तक एनरिच कर लेंगे। तो हम्म। इसको रोकने के लिए प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब थे यूएस के, तो 2015 के आसपास JCPOA एक अग्रीमेंट हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें हम्म। P5 कंट्रीज आई थी, यूएनएससी की जो P5 है, जर्मनी आया था, यूरोपियन यूनियन आया था। इन सब देशों ने ईरान के साथ एक अग्रीमेंट किया कि हम आप पर से सैंक्शंस हटा देंगे, जितने हम्म। इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करो। ईरान इस बात को हम्म। मान गया। तो ईरान पर से सैंक्शंस हटे, उनकी इकोनॉमी थोड़ी फलने फूलने लगी, थोड़ा उनको पैसा आने लग गया, उनके प्रोडक्ट्स दुनिया में बिकने लग गए, तेल का जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब ईरान की हालत अच्छी होने लग गई थी। हम्म। 2018 में ट्रम्प आते हैं और JCPOA जो था उसे खत्म कर देते हैं, यूएस उससे वॉक अवे कर हम्म। देता है। तो बाकी हम्म। जो देश थे उनके लिए ये मीनिंगलेस हो गया कि अब हम क्या ही करें जब यूएस नहीं है तो। हालांकि बाकी हम्म। फ्रांस वगैरह ने इसको अपोज किया था, लेकिन यूएस के हटने के बाद वो मीनिंगलेस हो गया। यूएस ने वापस से ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए। ईरान पर सैंक्शन लगे तो ईरान ने कहा मैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि इसकी हम्म। पटकथा 2018 में लिख दी गई थी कि ईरान तो बात कर रहा था सर। ईरान तो हम्म। IAEA अग्री कर गया था, IAEA की टीम आएगी और ईरान के जो न्यूक्लियर प्लेसेस हैं, जो साइट्स हैं, उनको मॉनिटर करेगी। फैसिलिटीज हैं, हाँ, उनको हाँ, मॉनिटर किया जाएगा। सब बातों पर ईरान मान गया था, बट इसके बाद भी 2018 से उन पर सैंक्शंस लगाए गए। ईरान ने फिर से अपने न्यूक्लियर इसको बनाना शुरू किया। तो इसी की परिणति अभी हुई है, जो लास्ट ईयर का वॉर हुआ था, जिसके रूप में हम लोग देखते हैं। और अभी ये वॉर एक अलग ही डायमेंशन, अलग ही स्टेज पर आ चुका है। ये वॉर एस्केलेट कर चुका है। लेकिन सर ये क्या तरीका, मतलब कितना ठीक लग रहा है कि आप मतलब खुद ही 2018 में बैकआउट करते हो, उनको फोर्स करते हो एनरिचमेंट के लिए, एंड देन ऑल ऑफ सडन उनके एक लीडर को ही खत्म कर देते हो आप। तो इस चीज को ना दुनिया भर में काफी मतलब रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। इवन ईरान में ये लोग सोच रहे थे अमेरिका वाले कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो उल्टा हो गया उनके लिए। और वहाँ की ज्योग्राफी, आप जैसा कि बात करते हो कि वहाँ की ज्योग्राफी भी ऐसी नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस उतार पाए, तो बिना उसके नहीं हो पाएगा। तो उस थोड़ा सा डायमेंशन को थोड़ा बताइए सर कि कितना ये मतलब ठीक है, मतलब जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या बिल्कुल ही गलत है, उल्टा ईरान इसको कैसे कहाँ तक ले जाएगा। देखिए, गलत तो क्या ही है ना सर, ये कोई तरीका थोड़ी ना है किसी भी देश पर इस तरह से अटैक करके और उनके सुप्रीम लीडर को खत्म कर देने का। मैं हम्म। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं प्रेम सर के बिहाफ पे भी बता देता हूं कि हम लोग कोई अयतुल्ला खमेनी के सपोर्टर नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। डिस्क्लेमर देना आवश्यक है, क्योंकि उनका जो हाँ। ड्रीम था, जो उनकी रेजीम है,
एट्रोशियस फुल है। ऑफ सप्रेशन, हाँ बिल्कुल। वो डिक्टेटरशिप ही है, बहुत ही एट्रोशियस। एक थियोक्रेटिक वो स्टेट है हम्म जो कि अपने लोगों को दबाता है, प्रताड़ित करता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म तो हम कोई शक नहीं उनके है। रिजीम के सपोर्टर कभी नहीं रहे हैं, ना आगे बिल्कुल होने नहीं वाले रहे। हैं इस तरह के रिजीम के हम्म सपोर्टर। बिल्कुल। बट हम सपोर्ट नहीं करते, इसका यह मतलब नहीं है कि यूएस जाके उनको खत्म कर दे। हम्म दोनों अलग चीजें हैं। देखिए, आईआर में ना सर बाइनरीज नहीं होते हैं। हम्म अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो कह रहा हूं। देयर आर नो बाइनरीज इन। हाँ। मैं क्लास में यस। कई बार बोलता हूं कि जब जेंडर बाइनरी नहीं है तो जियो पॉलिटिक्स कैसे बाइनरी हो जाएगी। अंतर टाइप के जेंडर सही भी कह तो रहे आ हैं। चुके हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका रेजिम एट्रोशियस था, बट अगर वो रेजिम एट्रोशियस है तो उसके अगेंस्ट में यूएन की कार्रवाई होनी चाहिए। यूएनएससी को एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था। जैसे बिल्कुल। जब जॉर्ज बुश ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति, जब इराक पर अटैक किया था तो यूएनएससी गए थे। हालांकि रेजोल्यूशन हम्म पास नहीं करा पाए, तो वो भी एक इलीगल वॉर ही था। ट्रम्प तो यूएनएससी तक नहीं गए। जॉर्ज बुश ने हम्म इराक पर अटैक करने के पहले अमेरिकन पार्लियामेंट, कांग्रेस में बात की थी। ट्रम्प ने तो वो भी नहीं किया। हम्म तो ना ये इनकी नेशनल बैकिंग है, ना इसकी इंटरनेशनल बैकिंग है। आप किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को इस तरह से एलिमिनेट करना, ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट किया गया है। अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर हम्म जो उसने बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको खुद ही ये धाराशायी कर रहा है। और ईरान ने गलत किया या सही किया, ये अकेले यूएस इसका निर्णय नहीं ले सकता है। ईरान से हम्म देखो, 1979 से अभी तक इतने सारे सैंक्शंस थे, तो ईरान अपनी ऑथोरिटी, अपने आप को कैसे असर्ट करे वहां पर। ईरान वहां पर कई सारे इस्लामिक मिलिशियाज को नर्चर करता है, जो हम्म इस्लामिक ग्रुप्स हैं। जैसे पैलेस्टीन में ये है, हमास है, इस्लामिक जिहाद है। लेबनान में हिजबुल्लाह है। यमन में अंसर अल्लाह या हुतीज है। हूतीस हैं। सीरियन आर्म्ड हम्म फोर्सेस हैं। इराक मोबिलाइजेशन फोर्सेस, हशब अल शबीब जिसको बोलते हैं। तो इन सबको ईरान ही नर्चर करता था। क्यों करता था? क्योंकि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अपने से दूर रखना चाहता था, अपने हम्म बॉर्डर। और अपने एनिमीज, दो एनिमीज हैं उस रीजन में, इसराइल और अरब्स, दोनों ईरान के एनिमी हैं। हम्म उनको इंगेज हम्म रखता था इन प्रॉक्सीज, इन मिलिशियाज के थ्रू। तो जो अंसर अल्लाह यमन हम्म का ग्रुप है, वो सऊदी अरेबिया पे अटैक अटैक करता है। हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद इसराइल पे अटैक करते हैं। तो ये सारे ईरान के हम्म जो एनिमीज थे, इंगेज रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट ईरान से दूर रहती थी। इसको ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता था। हम्म नफ्ताली बेनेट 21 से 22 तक इसराइल के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन दी थी। उन्होंने कहा था कि हम अभी तक ऑक्टोपस के पैरों से लड़ रहे हैं। ऑक्टोपस के पैर का हम्म मतलब यही, जो ग्रुप्स हैं जिनको हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। हम्म हमें ऑक्टोपस के सर पर वार करना पड़ेगा। सर ईरान है। तो जून हम्म 2025 लास्ट ईयर ईरान पर पहली स्ट्राइक होती है। ऑक्टोपस के सर को टारगेट किया गया। ईरान ने भी वापस रिप्लाई किया। हालांकि वो जो रिप्लाई था वो बहरीन वगैरह में और तेल अवीव पे इसराइल में अटैक किए। बहरीन में अमेरिका का हम्म सबसे बड़ा बेस है। तो वहां अटैक करने के पहले ईरान ने यूएस को बता दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं, मतलब लड़ाई ज्यादा ना बढ़े। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अयतुल्लाह खमैनी की जो असैसिनेशन हुई है उसके बाद से जो आईआरजीसी है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को, और जो ईरान के हम्म रिवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, 79 वाले रिवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। उसने मिडिल ईस्ट की अलग अलग कंट्रीज पर जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं उनको टारगेट करना शुरू किया है। इसराइल से लेके, बहरीन से लेके, कुवैत से लेके, यूएई से लेके, हर जगह टारगेट्स हो रहे हैं। तो ये लड़ाई का हम्म। थिएटर ऑफ वॉर इज एक्सपेंडिंग एज ऑफ नाउ। और सर एक चीज और भी, जो नैरेटिव है या फिर कितनी सच्चाई है इस बात में, लेकिन ऐसा मतलब न्यूज़पेपर मीडिया चैनल्स में ये सब चीजें बिल्कुल कॉमनली चल रही हैं कि इजराइल और अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है ईरान को डिफीट करना। सही। अब की बार ये चीज इतनी आसान नहीं है उनके लिए। ये कैसे है, मतलब इसको थोड़ा समझाइए। क्या ईरान के पास इतना पावर है कि वो इन दोनों को टैकल कर सके, और मतलब कितना नैरेटिव में सच्चाई है इसमें, थोड़ा सा बताइए। सर दो चीजें हैं इसमें। एक तो लड़ाई हमेशा, मतलब मसल पावर, मिलिट्री पावर नहीं, यहाँ मेंटल भी होती है। हम्म 79 से जिस कंट्री पर सैंक्शंस लगे हैं, जो अभावों में रह रहे हैं, जी रहे हैं, उनको आप कितना परेशान कर दोगे। हम्म अरब्स तो लग्जरी को यूज टू हैं। आप दुबई जाइए ना, आपको दुनिया की कौन सी चीज नहीं मिलती है वहां पे। शेखों को क्या हम्म फैसिलिटी है सऊदी के पास, बहरीन, कुवैत। ये तो शेखों के तो बारे में हम जानते हैं कि दे आर यूज टू फैसिलिटीज एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, सुपर लग्जरीज। हम्म ईरान के हम्म पास ऐसी लग्जरी नहीं है, उनको संघर्ष करने की आदत है।
तो एक तो ये कहानी है कि हम्म। ईरान को इतना मतलब वो आप उनसे कुछ वैसा नहीं ले रहे हो जिनके बिना उनकी लाइफ नहीं चल पा रही थी, वो तो कर ही रहे थे वैसे ही स्ट्रगल। हम्म। दूसरी चीज अगर हम ठीक है। ईरान की ज्योग्राफी देखते हैं, सर ये कंट्री दो समुद्र तट को शेयर करता है, एक है पर्शियन गल्फ, दूसरा है कैस्पियन सी नॉर्थ में। नॉर्थ हम्म। में ईरान के पास माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न ईरान हम्म। में माउंटेन्स में कहाँ पर रॉकेट हैं, कहाँ पर मिसाइलें छुपा कर रखी हैं, इनको पता कर पाना मुश्किल होता है। ईरान ड्रोन अटैक्स कर रहा हम्म। है, ड्रोन को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका के पास थाड बहुत है, कॉस्टली पैट्रियोट लगता है। मिसाइल सिस्टम है, वो काफी एक्सपेंसिव सिस्टम्स हैं। हम्म। एक ड्रोन्स में ड्रोन उतना को खर्चा काउंटर पानी करने नहीं में होता है। मिलियंस ऑफ डॉलर, हाँ बिल्कुल ड्रोन्स बिल्कुल। में कितना, $50,000 में एक ड्रोन आराम से आ जाएगा, उधर तो 5 बिलियन लग जाएंगे, $5 बिलियन लग जाएंगे उनके मिसाइल्स और पेट्रियोट हम्म। और थर्ड सिस्टम में। तो कॉस्ट ऑफ वॉर ईरान बढ़ा देगा। और उनके माउंटेन्स बहुत अच्छे प्रोटेक्टर का काम करते हैं, वहां पर एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ पाना मुश्किल होता है। अरब्स के पास रेगिस्तान और समुद्र है, उसमें कहाँ बचोगे, वो तो खुला एरिया है ना, उसमें कहाँ बचोगे, हम्म। माउंटेन्स में तो ईरान में बच जाओगे। तो ईरान अब वहां से इधर हम्म। टारगेट कर रहा है। अरब कंट्रीज में अमेरिकन बेसेस हैं, 19 हम्म। के आसपास अमेरिकन बेसेस हैं अरब कंट्रीज में, यूएस के। उन सब पर ईरान ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है ड्रोन और मिसाइल से। तो हाँ, ये मुश्किल है कि उनको हरा पाए, इतना आसान नहीं होगा जब तक यूएस और इसराइल ग्राउंड ट्रूप्स नहीं उतारेंगे। और ग्राउंड ट्रूप ईरान में उतारने का मतलब है डेथ वारंट पर साइन करना। इराक में नहीं जीत हम्म। पाए थे, अफगानिस्तान में नहीं जीत पाए थे, ईरान में भी नहीं जीत पाएंगे। वहाँ की ज्योग्राफी बहुत मुश्किल है, वहाँ की जो हम्म। हालात हैं, जो टेरेन है वो टफ है। वो इजरायली और अमेरिकन फोर्सेस को पसीना निकलवा देगा। तो ये लड़ाई मुझे नहीं दिख रहा है कि जल्दी खत्म होने वाली है। ईरान आ चुका है, मूड में आ चुका है, और उस कह रहा है कि भाई इतना आसान नहीं है हमें टेक डाउन करना। हम्म। ठीक है, तो मतलब लंबी चलेगी, इसका मतलब यही है, नैरेटिव में सच्चाई है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और, कई लोग जो हैं वो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक साइलेंस है उसको बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई इंडिया ने क्यों नहीं कोई ट्रिब्यूट या फिर कोई ऐसा ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर ने। तो उसके बारे में आप क्या बताओगे, इंडिया का स्टैंड मतलब क्या रहना चाहिए इस मुद्दे पे? देखिए, कई बार स्टैंड नहीं लेना भी एक स्टैंड होता है। हर हम्म। बात सरकार कोई इन्फ्लुएंसर थोड़ी है कि हर चीज पर ओपिनियन दे। स्टैंड ले, हाँ, ओपिनियन दे। 1 मिनट का रील बट थोड़ी उन बनाना लोगों के है क्वेश्चन का। कि जो भी इशू आ रहा है उस पर 1 मिनट कुछ बोल दें, ये काम इन्फ्लुएंसर्स का है, सरकार का थोड़ी होता है। तो सरकार ने हम्म। जो किया है अभी तक ठीक किया है। ईरान को खुलकर सपोर्ट करने का मतलब है कि आप न केवल यूएस और इसराइल को एंटागोनाइज कर रहे हैं, आप अरब कंट्रीज को भी कर रहे हैं। ये अरब तीसरा एंगल कंट्रीज लोग को भी भूल कर जाते रहे हैं। हैं। बड़े हम्म। आराम से लोग बोलना शुरू करते हैं, मैं भी अखबार पढ़ रहा हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ, तो दो ही चीजें हैं कि हम यूएस और इसराइल के साथ आ गए हैं, हम इनके सपोर्ट में। अरे अरब्स भी तो हैं, जीसीसी हाँ। में 6 कंट्रीज आती हैं, उनको क्या एंटेगनाइज कर दें, उनकी भी तो ईरान से दुश्मनी है। हम्म। तो केवल यूएस और हम्म। इसराइल नहीं, अरब कंट्रीज भी हैं, हमारे मैक्सिमम लोग अरब में काम करते हैं, ईरान में कम लोग काम करते हैं। हमारे जो रेमिटांसेस हम्म। आता है सऊदी और यूएई के साथ, टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया ट्रेड करती है बायलैटरली। तो एक हम्म। ईरान के लिए आप 7-8 कंट्रीज को गुस्सा नहीं दिला सकते हो, उनसे अपने संबंध खराब नहीं कर सकते हो। रही बात गुड। ईरान के साथ दोस्ती की, तो हमारे संबंध ओवरऑल अच्छे रहे हैं। मैं ओवरऑल कह रहा हूँ। ऑफ दैट अयतुल्ला खमेनी कुछ कुछ बोल देते थे जिससे इंडिया इरिटेट होता था, जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उस पर उन्होंने हम्म। क्रिटिसाइज किया था। सीए का जो जम्मू मैटर हुआ कश्मीर था पे उस पर उनका उन्होंने स्टैंड, हाँ। क्रिटिसाइज किया था। कश्मीर मुद्दे पर बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले तक वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। इंडिया इन चीजों हम्म। को थोड़ा ब्रश असाइड कर दिया था कि यार ठीक है चलो चुप रहो, हो गया। बहुत इसको हम उछालते नहीं थे इस चीज को। ओवरऑल हमारे हम्म। संबंध अच्छे रहे हैं। हमारा चाबहार पोर्ट है वहां पर जो अभी बंद पड़ा है। चाबहार पोर्ट इंडिया को हम्म। कनेक्टिविटी देता है, न केवल अफगानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक। सेंट्रल हम्म। एशिया में इंडिया की एक कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है। ये एक रिसोर्स रिच रीजन है, जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो बहुत ही रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं, तो हमें वहां से रिसोर्सेज चाहिए, वो चाबहार पोर्ट के थ्रू आ सकते हैं। तो हाँ, हम्म। कनेक्टिविटी। एक आईएनएसटीसी है सर, वो 2000 में आया था, अभी तक वो बंद पड़ा है क्योंकि ईरान पे भी सैंक्शन लग गए, हम्म। रशिया पर भी सैंक्शंस हैं। तो हमारे कनेक्टिविटी हम्म। प्रोजेक्ट्स जरूर सफर करेंगे। और अगर ईरान का तेल मार्केट में आएगा तो भारत को फायदा तो होगा ही होगा। पर अपॉर्चुनिटी हम्म। कॉस्ट तीन धुरी और है, यूएस, इसराइल और अरब कंट्रीज। इन अरब तीनों को कंट्रीज। एंटेगोनाइज करके हम ईरान को रीच आउट नहीं कर सकते हैं। इतनी ज्यादा दोस्ती नहीं है ईरान से, मैं बोल रहा हूँ दोस्ती है, बट इतनी नहीं कि इन 3 पिलर्स को हम खत्म कर दें।
बिल्कुल। और सर एक चीज और, अभी कुछ दिन पहले इनका एक बे ऑफ बंगाल में ईरान का एक वेसल लौट रहा था डेना के नाम से, हाँ उसको भी टारगेट किया गया अमेरिका के द्वारा इंटरनेशनल वाटर्स में हवेवर। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये जो लड़ाई है वो इंडियन ओशन तक आ चुकी है। तो मतलब इसमें क्या डायमेंशंस निकलते हैं कि सच में ये स्ट्रेच जो है, वॉर स्ट्रेच हो रहा है इंडियन ओशन की तरफ? हाँ सर, ये वॉर स्ट्रेच तो हो रहा है। जो ईरान के जहाज को इंडियन ओशन रीजन में यूएस ने टारगेट करके ख़त्म कर दिया है, वो ऑफ कोर्स इस थिएटर ऑफ वॉर को और एक्सपैंड कर रहा है। देखिए, इंडिया कहता है बार हम्म। बार कि इंडियन ओशन रीजन में हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, बट इसका ये हम्म। मतलब नहीं है कि इंडिया सबकी, जितनी कंट्रीज जितने आइलैंड है, सबकी चौकीदारी करेगा। और हम्म। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अगेंस्ट फिजिकल डिजास्टर, सुनामी आते हैं, तूफान आते हैं, तो उनसे भी इंडिया बचाता है। इंडिया का एचएडीआर सिस्टम है, सागर हम्म। महासागर डॉक्ट्रिन्स हैं, जो मैं क्लास में हम लोग इसको पढ़ाते हैं। बट हम्म। अगर इंटरनेशनल वाटर में यूएस ईरानियन शिप को टारगेट कर रहा है, तो इंडिया की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है यहाँ पर। हाँ, इसका ये हम्म। मतलब जरूर है कि इस एरिया में लड़ाई की परछाई पड़ने रहेगी। ये इंडिया से ज्यादा चाइना को मैसेज है। देखिए, हम्म। चाइना और ईरान की बहुत अच्छी दोस्ती है, इंडिया ईरान से ज्यादा अच्छी दोस्ती है। तो जब बिल्कुल। टारगेट किया जा रहा है ईरानियन शिप को इन वाटर्स में, तो इंडिया के साथ साथ एक मैसेज यूएस ने चाइना को भी दिया है कि तुम थोड़ा इस बाकी कंट्रीज इस पचड़े से दूर रहे। लेकिन रिस्पॉन्स हम्म। बाकी कंट्रीज जिस पर अटैक हुआ है वो तो करेंगे ना। तो हो सकता है कि हम्म। ईरान कहीं और अटैक कर दे जहां इंडिया के स्ट्रेटेजिक असेट्स पर नुकसान हो जाए। तो ये लड़ाई का दायरा और बढ़ने वाला है, बढ़ गया है। अबाउट दैट। बिल्कुल। सर, एक बात और बताऊंगा कि रशिया यूक्रेन वॉर को हम लोग भूल जा रहे हैं, जो अपने चौथे ईयर में जा चुका है। राइट। हम्म। तो चौथे ईयर में जो ये जा चुका है उसको हम लोग भूल रहे हैं। इसके अलावा, और अगर ये रशिया यूक्रेन का वॉर नहीं होता, अगर ये वाला वॉर नहीं होता, तो फिर कभी भी अभी जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो भी नहीं होता। ऐसा क्यों है, मैं बताता हूँ इसको। ऐसा कैसे कनेक्टेड है? हाँ। हाँ सर, रशिया और ईरान की बहुत अच्छी दोस्ती थी, अभी भी है। ठीक है। रशिया, हम्म। चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया में जब बशर अल असद की सरकार थी, हम्म। सीरिया अरब कंट्रीज को नहीं सुहाता था जब तक वहां पर असद की सरकार थी, बशर अल असद। हम्म। 2011-12 में वहां पर एक सिविल वॉर होता है, जिसमें हम्म। अरब कंट्रीज ने कहा कि असद मस्ट गो, असद हम्म। को भगाओ। और जितनी अरब कंट्रीज थी उनको अमेरिका का सपोर्ट मिला, इन्होंने अपनी, अरब कंट्रीज ने अपनी सेनाएं भेजी असद को हटाने के लिए। असद ने हेल्प मांगा अपने दोस्तों से, तो ईरान आया। ईरान अकेला नहीं हम्म। आया था, ईरान अपने एक्सिस के साथ आया था, मतलब हिजबुल्लाह भी ईरान के साथ असद के लिए लड़ रहा था। हिजबुल्लाह वॉज सपोर्टिंग असद टुगेदर विथ ईरान। और ईरान के हम्म। साथ साथ रशिया भी आ गया वहां पर। तो जब रशियन टैंक्स सीरिया में मूव कर रहे थे, अरब कंट्रीज चुपचाप खड़े होकर देख रही थी। अरब कंट्रीज की इतनी हैसियत नहीं है कि रशिया से लड़ जाए। रशिया से दो ही तीन हम्म। कंट्री तो लड़ सकती है, यूएस, चाइना और इंडिया। दो उसमें से कभी नहीं लड़ेंगी। चाइना इंडिया क्यों ही रशिया से हम्म। लड़ने जाए। तो यूएस डायरेक्ट लड़ता नहीं है रशिया से। ग्रेट पावर्स ऑलवेज फाइट थ्रू देयर प्रॉक्सीज, दे डोंट फाइट डायरेक्टली। ये आईआर का एक बहुत बड़ा हम्म। लेसन है। तो रशिया ने असद को बचा लिया था सर, अरब्स के। हम्म। लेकिन अभी रशिया अपनी लड़ाई लड़ रहा है, 4 साल से। तो यही तो सही टाइम था ईरान को। हाँ, और जो हिजबुल्ला और हमास है, उनको इसराइल ने ऑलमोस्ट उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। तो जब अपना हम्म। हिजबुल्ला असद को बचाने आ रहा है, ना हमास आ रहा है, ना इस्लामिक जिहाद, जो जितने एक्सिस ऑपरेशन से कोई नहीं आ रहा है, तो असद को हटा दिया गया। असद को हम्म। हटाने के बाद वहां पर एचटीएस आया है, जिसका जो प्रेसिडेंट है अल जुलानी, वो अल कायदा आईएसआईएस का मेंबर रह चुका है। व्हाइट हम्म। हाउस में ट्रम्प से आज वो मिल रहा है। ट्रम्प से उसकी मुलाकात लास्ट ईयर हुई है। तो अमेरिका ने एक वहां पर पपेट रेजिम कर दिया है। जब तक सीरिया में असद था, ईरान को हम्म। इतनी आसानी से हिट कर पाना आसान नहीं था। तो पॉसिबल असद नहीं के था। हटने के बाद सारे सुन्नी अरब कंट्रीज देख रहे हैं कि ईरान अभी अकेला बैठा है। न इसका एक्सिस उसको सपोर्ट करने आएगा, न एक्सिस ऑक्टोपस का हेड ईरान आएगा, न रशिया आएगा। तो चलो क्यों ना इसकी बैंड बजा दे, और वही काम हुआ है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर अगर ये रशिया यूक्रेन वॉर नहीं हो रही होती, तो अभी मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो भी नहीं हो रहा होता सर। हम्म।
बताइए, कितनी अच्छी जानकारी है। मतलब मुझे सच में बहुत कुछ सीखने को मिला। और बस यहाँ तक खत्म करते हैं सर। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मीनिंगफुल डिस्कशंस जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मिलते रहे। अपन ऐसे और भी मुद्दे पे बात करेंगे। अभी सर मेरे को लगता है चाय पीने चलना पड़ेगा अपन को। क्या जी जी कहते हो, चलें? बिल्कुल। मिलते हैं, चलिए। फिर मिलते हैं। ठीक है। धन्यवाद। बिल्कुल मिलते हैं फिर, सर से बात करेंगे और ऐसे ही टॉपिक पे। ठीक है सर, बाय बाय। थैंक यू।